हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। माय डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कवर किए, जितने भी हमारे कॉमन पॉलिसीज़ थी वो भी कवर की, और इससे अलावा जितनी भी चीज़ें थी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, वो सभी हमने ओवरऑल पढ़ लिया है। अब माय डियर, मैं थोड़ी सी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। देखो, मैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के सिंगल क्वेश्चंस कराने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बड़ा, जिसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग करनी है और कम से कम 2 एडजस्टमेंट आपको होंगी। तो मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे। समझ में आती है बात? भाई फालतू घुमाने से कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्टली क्रिस्पी फॉर्म में चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए आप ही के बुक का क्वेश्चन है। देखो, बहुत मेहनत लगी, पूरा क्वेश्चन उतारा मैंने पर बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन था इसलिए बोर्ड पे उतारा। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे पहले उतार लेना और उसके बाद फिर मैं अपनी कॉपी से आप देखते रहना, और मेरे पास तो बुक है ही, मैं उस बुक से देखता रहूंगा। और जिसके पास से टी.एस. ग्रेवाल की बुक है वो वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख सकता है। ठीक है जी। फिलहाल मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड पे ही पहला क्वेश्चन उतार के आपको दिखा रहा हूं, ताकि कल को आपको ये ना हो कि यार आपने बिल्कुल शॉर्टकट मार दिया। ठीक है ना। देखो, वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ा। आप खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख डाला। अब मुझे केवल इतने एरिया में ही कोई पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अगर क्वेश्चन ना उतारना पड़ता तो पूरा बोर्ड मेरा ही था, मैं कहीं भी कर सकता था। ठीक है, चलिए जरा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या। माय डियर, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आता है, उसके बाद ही आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन आपको पढ़ना कैसे है। करना तो बात की बात है। सबसे पहले स्टार्टिंग देखो, एडजस्टमेंट से पढ़ो। पहली बात, ये आपकी बैलेंस शीट है पूरी की पूरी, और ये है इसके नोट्स टू अकाउंट्स। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। 2 एडजस्टमेंट दे रखी। कहा गया 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। मतलब 31 मार्च 2015 को आपके 12% डिबेंचर्स को रिडीम किया गया है। तो भाई साहब, डिबेंचर्स कहाँ हैं? इसमें तो कहीं दिख नहीं रहे। तो इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। इसका नोट दे रखा है, नोट 2 ये रहा, 12% डिबेंचर्स। तो भाई साहब, इस पे ना हल्का सा एक टिक लगा दो, क्योंकि इससे जुड़ी हुई एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। ठीक है जी। इसके बाद अगला है टैक्स 1,40,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आपने 1,40,000 का टैक्स पे किया है। ठीक है जी। तो टैक्स से जुड़ी हुई बातें कहाँ हैं? प्रोविजंस में होंगी। कहाँ गया? ये रहा, बोरिंग से तो प्रोविजन ये रहा, चौथा ये रहा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। तो भाई साहब, इस पे भी टिक लगा लो। हमें इन दोनों की चर्चाएं अभी करनी है। ठीक है जी। आपकी बहुत कॉमन चीजें होती है, जैसे कि मशीनरी या फिक्स्ड एसेट सोल्ड या फिर परचेज्ड, इससे जुड़ी हुई एडजस्टमेंट। मैं इससे लगा हुआ क्वेश्चन भी आपको एक करा दूंगा। ठीक है जी। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी कैश फ्लो की आदत पड़ जाए। ठीक है, जरा ऊपर से क्वेश्चन पढ़ें। कहा गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें आपका है सबहेड शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर भी शेयर कैपिटल आप ध्यान से ईयर देखें, 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015। मतलब ये छोटा है, ये बड़ा, तो हमारा इधर से देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। कहा गया शेयर कैपिटल 8 लाख की थी, बढ़ के 10 लाख हो गई। मतलब 2 लाख के शेयर्स इशू किए गए हैं। क्या कोई एडजस्टमेंट थी? कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख आप क्या कर दोगे? पैसा आया ही तो होगा। जब आपने शेयर्स इशू किए तो पैसा आपके पास आया, फाइनेंसिंग में आप प्लस कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा गया? रिजर्व एंड सरप्लस का पहला नोट दे रखा है, नोट ये रहा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आपको करंट ईयर प्रॉफिट मिल गया। मतलब माइनस के 1 लाख और बढ़ के 4 लाख हो गए। मतलब 5 लाख रुपए का करंट ईयर प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, सेकंड नोट दे रखा है इसका, 12% डिबेंचर्स, मतलब 10 लाख के थे, 9 लाख रह गए। मतलब 1 लाख डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। रिडीम करने का मतलब इनका पेमेंट कर दिया। इसके बाद आपका अगला वापस आ जाओ यहां पर, ये तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का पार्ट तो हमारा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का है, वो हम देखते रहेंगे। लेकिन प्रोविजन को देख लो एक बार। प्रोविजन के बारे में क्या रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स 1,80,000 और 1,40,000। मतलब प्रीवियस ईयर का ये है, 1,40 आपका करंट ईयर का है। माय डियर, अगर आपको एडजस्टमेंट ना दे रखी होती, यहां एडजस्टमेंट दे रखी है कि भैया 1,40,000 टैक्स पेड है, अगर एडजस्टमेंट ना दे रखी होती तो एक छोटा सा काम आपको करना था कि करंट ईयर का आप प्रपोज मान लेते थे, और सॉरी प्रोविजन मान लेते थे, और प्रीवियस ईयर का आप पेड मान लेते। मतलब ये मेड और ये पेड।
इसे अगर आप मेड मानते हो, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको कहां प्लस करना पड़ेगा, करंट ईयर प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, और ये 1,80,000 से कहां माइनस हो जाएगा, आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में ही आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा काम था, लेकिन इस बार आपको साफ साफ बता दिया कि भैया टैक्स पेड आपका 140 है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में अकाउंट बना के दिखाया था कि अगर आपको इस प्रकार की कोई एडजस्टमेंट मिल जाती है जहां पर बताया जाए कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका ओपनिंग क्लोजिंग मिल चुका है और साथ ही साथ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप कैसे, अगर मेड दे रखा है तो पेड कैसे निकालेंगे और पेड दे रखा है तो मेड कैसे निकालेंगे, इसके बारे में प्रॉपर मैंने बता रखा है। नहीं पता तो भैया प्लेलिस्ट में ही आप चेक कर सकते हैं, इससे पहले की वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। इससे पहले वाली वीडियो फिक्स्ड एसेट और जनरल पॉलिसीज की, उससे पहले वाली वीडियो है, ठीक है जी। तो अब जरा आगे पढ़ते हैं, आगे क्या, नॉन करंट एसेट के ऊपर आते हैं, टेंजिबल जिनके हम छू सकते हैं, मतलब ये रहा आपका मशीनरी आपकी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कुछ दे रखा है क्या, कुछ एडजस्टमेंट में दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट में इनके बारे में नहीं दे रखा। तो माय डियर एक बात क्लियर बता दूं, आप इसका खाता नहीं भी बनाएंगे ना तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, और अगर आप खाता बनाना चाहते हो तो खाता भी बनाएं। बस खाता बनाना टाइम वेस्ट है क्योंकि एडजस्टमेंट इससे जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा इससे रिलेटेड चीजें। इंटेंजिबल एसेट 6th नोट दे रखा है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल कहा गया है भाई साहब 60,000 की तो 40,000 रह गई, मतलब गुडविल राइट ऑफ हुई है, क्या हो जाएगा 20,000 प्लस हो जाएंगे कहाँ, करंट ईयर प्रॉफिट के अंदर। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कहा गया है भाई साहब बढ़ गए, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जोड़ देंगे, और इन्वेंट्रीज आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में डील करना है। तो जरा स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 वगैरह वगैरह एज ऑन फलाना ढिमकाना, कंपनी का नाम वगैरह सब डाल देना, आपको बुक में प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। यहाँ मैं इसलिए नहीं करा रहा, तो स्पेस बहुत कम, मुझे अकाउंट भी इसी के अंदर बनाना है, बड़ी दिक्कत है, इसलिए अगला क्वेश्चन भैया मैं बोर्ड पे नहीं उतारूंगा, ध्यान रखिएगा कहीं आपको यार अगला क्वेश्चन आपने बोर्ड पे नहीं उतारा, स्पेस कम बच जाता है, ठीक है जी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा कम स्पेस रखते हुए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके बाद यहाँ कहीं मैं रख देता हूँ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, और यहाँ कहीं मैं रख देता हूँ, यहीं रख लेता हूँ चलो, वैसे और तो ज़्यादा कोई खासा चीज़ें हैं नहीं, इतना आ जाना चाहिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर आता है आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। कहानी सिंपल सी है, जो प्रेजेंटेशन मैंने सिखाई थी या तो वो फॉलो कर लो, वो फॉलो नहीं करना तो जो आपकी बुक में दे रखी है आप वो फॉलो कर लो, पर करना तरीके से, ठीक है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या वो प्रेजेंटेशन में टाइम वेस्ट करना है, ठीक है जी। तो ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका डिटेल हो गया, ये अमाउंट हो गया, फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब एक एक करके चीजों को डाल देते हैं। भाई साहब क्या कहा गया, शेयर कैपिटल आपके इंक्रीज हुए, मतलब इक्विटी है ना, नहीं बता रखा तो खाली शेयर्स लिखा, शेयर्स इशूड लिख देता हूं मैं। फाइनेंसिंग में कितने रुपए, 2 लाख रुपए, पैसा आया होगा गया होगा, ऑब्वियसली आया होगा, ठीक है जी। इसकी कहानी खत्म हुई। रिजर्व एंड सरप्लस में कहा गया है, ये देखो नोट जिस जिसका दे रखा है उसका पहले नोट पढ़ना, उसके बाद ही आगे चलना। नोट 1 दे रखा है, नोट 1 में कहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पहले आपका 1 लाख रुपए का लॉस था, अब 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मतलब क्या हो गया 5 लाख का इंक्रीमेंट है या नहीं है। तो करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट आपका 5 लाख रुपए है। एक बात और आपको बता दूं माय डियर, आप वर्किंग नोट डाल के ना, वर्किंग नोट डाल के वर्किंग नोट में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं यार बुक में थोड़ा वर्किंग नोट डाल रखा है, आप यही करा माय डियर, ये प्रेजेंटेशन भी ठीक है और वो वाली प्रेजेंटेशन भी ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो करो, कोई आपको मार्क्स इसमें डिडक्ट नहीं होने वाले, कहीं आप खामा इसमें परेशान हो, ठीक है जी। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद कहा गया बोरोइंग्स के बारे में, नोट 2 दे रखा है, नोट 2 में क्या है 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स की कहानी क्या है कि भाई साहब पहले 10 लाख थे अब 9 लाख रह गए, मतलब 1 लाख के डिबेंचर्स क्या हो गए, रिडीम हो गए। तो मतलब क्या कहूं 12% डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में ही तो आएगा, रिडीम्ड
भाई पहले 10 लाख थे, अब कितने रह गए 9 लाख, मतलब 1 लाख रुपए की आपने क्या कर डाली, पेमेंट कर डाली। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी। क्या कहा गया था, ये डिबेंचर्स जो रिडीम किए गए ना 31 मार्च 2015 को किए गए, मतलब जब ईयर एंड था उस दिन रिडीम किए गए। इसका मतलब 10 लाख के 10 लाख पूरे साल रहे होंगे, 10 लाख के 10 लाख पूरे साल रहे। मेरे को ये पता है स्टार्टिंग में 10 लाख थे, 9 लाख एंड में थे, तो उस केस में क्या होता है, अगर मुझे एडजस्टमेंट ना दे रखी होती तो मैं क्या करता, इस पे 12% मुझे इंटरेस्ट देना है। अब मैं 10 लाख पे दूं या 9 लाख पे दूं, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैं एजम्पशन नोट डाल सकता था कि भैया मैं एज्यूम करता हूं कि डिबेंचर जो है ईयर की स्टार्टिंग में रिडीम हुए। अगर ईयर की स्टार्टिंग में रिडीम हो जाते, इसका मतलब आपके 10 लाख स्टार्टिंग में थे, 1 लाख आपने स्टार्टिंग में रिडीम कर दिए, मतलब 9 लाख रुपए बचे हुए, 9 लाख रुपए पूरे साल आपके पास रहे, मतलब इंटरेस्ट किसके ऊपर देना है, 9 लाख रुपए के ऊपर देना है। लेकिन अगर मैं अजम्पशन ये डाल देता कि ईयर एंड पर आपका रिडम्पशन हुआ है, जो डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ है वो ईयर एंड पर हुआ है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 10 लाख थे, लास्ट तक 10 लाख रहे, बिल्कुल आखिरी में जाके ईयर एंड पे 1 लाख रुपए का रिडम्पशन हो गया। इसका मतलब पूरे साल कितने डिबेंचर्स रहे मेरे पास, 10 लाख के रहे कि नहीं रहे, इस हिसाब से 10 लाख पे इंटरेस्ट निकलता। लेकिन अब मुझे कोई एजम्पशन नहीं डालनी, क्योंकि साफ साफ एडजस्टमेंट दे रखी है कि भैया 31 मार्च 2015 को रिडीम हुए, मतलब ईयर एंड पे रिडीम हुए, मतलब पूरे साल कितने डिबेंचर्स रहे, पूरे साल 10 लाख डिबेंचर्स रहे हैं, बाद में जाके 1 लाख का रिडम्पशन हुआ। इसका मतलब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होएगा, इंटरेस्ट 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट होएगा। तो 10 लाख का 12% 1,20,000 बैठता है, ठीक है जी, निकाल लेना आप 1,20,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जब आप पे करते हो तो मैंने क्या बताया था, इसे ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस कर दो और फाइनेंसिंग में माइनस कर दो, प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना है 1,20,000, और यहां पर डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड 1,20,000, ठीक है जी, पेमेंट हो गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद की कहानी, वापस यहां से आते हैं, इसकी कहानी पूरी हुई। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए भी तीसरा नोट दे दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने कहा था लाइबिलिटी ही मानेंगे आप, एक तरीके से लोन। तो मैंने कहा 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में, तब 3 लाख रुपए हो गए, मतलब 2 लाख रुपए के आपने लोन ले लिया, पैसा आपके पास आया है। बैंक ओडी रेज्ड, मैंने तो स्पेस ही ना छोड़ा, ये तो बहुत बार ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, पैसा आया है इसलिए प्लस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा हो गया पूरा। अब प्रोविजंस को लेके कहानी है भाई साहब। प्रोविजंस को लेके मैंने आपको सिंपल सा बताया, आपको खाता बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो सिंपल सी कहानी है, लाइबिलिटी है तो यहां से होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,80,000, और क्लोजिंग कितना है 1,40,000। बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये बात मैंने डाल दी, बिल्कुल डाल दी। इसकी एडजस्टमेंट पढ़ लो। कहा गया है भाई साहब 1,40,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। जब आप पे करते हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट होती है, यही एंट्री होती है। तो पेमेंट तो आप यहां से करते हो टू बैंक, ये आपको दे भी रखा है 1,40,000, दे रखा है कि नहीं दे रखा जी, बिल्कुल सरकार दे रखा है। तो अब क्या करना है आपने, अब यहां पर आप मेड निकाल लेंगे। कितना है ये 2,80,000, 2,80,000, ये आपका मेड निकल के आया 1 लाख रुपए, ठीक है जी। तो बाय P&L, तो ये तो आपका मेड हो गया, मतलब प्रोविजन, तो ये तो यहां प्लस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां से पता चला भाई साहब, वर्किंग नोट 1 से पता चला, इसको वर्किंग नोट 1 नाम दे दो, ठीक है जी। कितना 1 लाख, पूरा 1 लाख ही है, 1 लाख क्या है, 1 लाख ही है। और इसे क्या कह देंगे, इसे टैक्स पेड, वो तो है ही, लास्ट में माइनस कर दो टैक्स पेड। कितना माइनस होगा 1,40,000 माइनस होगा,
मेरे ख्याल से यहाँ तक भी सब कुछ क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, ये मैटर भी क्लोज हुआ। अब मैं टेंजिबल एसेट के ऊपर आता हूँ। इसके लिए भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। क्या घटनाएं घटित हुई हैं कि भाई साहब 5वां पॉइंट दे रखा है कि भाई साहब मशीनरी आपकी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। तो माय डियर पहली बात तो ये है, मैंने आपको ये बताया था, इसका आपको अकाउंट बनाना है। आप अकाउंट बनाएंगे तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है 2,02,000 से बढ़ के 4 लाख आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। इधर से शुरू होता है, इधर खत्म होता है। ओपनिंग कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही आना है। और इधर तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आता था डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और ये आपका यहाँ प्लस हो जाता था। तो आप डायरेक्टली इसको माइनस करके यहाँ पर प्लस कर सकते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से। और देखें जरा, ये ओपनिंग कम है एसेट की और क्लोजिंग ज़्यादा है, तो उस केस में आपको परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा। पर फिर भी अगर आपकी दिली इच्छा है तो इसका हम खाता बना लेंगे। स्पेस की थोड़ी समस्या है, डस्टर देना, स्पेस की थोड़ी समस्या है, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों का काम पूरा हो चुका है। ठीक है ना, मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पर अकाउंट आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं मशीनरी का अकाउंट बनाता हूँ, मशीनरी का अकाउंट बनाता हूँ, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सिंपल सी कहानी है। ओपनिंग 16,42,000 और क्लोजिंग है 24,06,000। बिल्कुल। इसके बाद आपका है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट का ओपनिंग तो कुछ इस प्रकार होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2,02,000 और क्लोजिंग कुछ इस प्रकार होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 4 लाख रुपए। बहुत बढ़िया भाई साहब, मैंने कहा था जो बैलेंसिंग फिगर से अगर इधर बैलेंस निकलता वो यहां आ जाता, यही तो बताया था मैंने आपको। लेकिन भाई साहब बैलेंस तो इधर निकल रहा है 4 लाख माइनस 2,02,000, ये कितना बैठेगा? ये 2 लाख बचे, इसमें 2,000 1,98,000। ये किसका पार्ट होता था? P&L का। तो ये डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर प्लस डेप 1,98,000 यहाँ प्लस हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां जरा इस खाते को बंद करो तो भाई साहब ये ज्यादा बैठ रहा है 24,06,000, 24,06,000। इसको जरा माइनस करना, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। टू बैंक परचेज होगी भाई साहब आपकी, परचेज हो गई। कितना आया? 24,06,000 में से ही माइनस करो तो 4,000 तो ये आ गया, 6 24,06,000 में से 16,42,000। बेटा 24,06,000 में से माइनस करना था 2406। ये फ़ायदा होता है क्लास में। ये आया आपका, ये कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा क्या? तो भैया 7,64,000 आ गया, 7,64,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो आप परचेज तो यहाँ लिखेंगे, क्या चीज़ है ये? मशीनरी। मशीनरी परचेज्ड 7,64,000, ये भी माइनस में। ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपको अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। खाता बनाना इररिलेवेंट आपके लिए, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट फिगर माइनस हो रही है, इसमें भी। ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको एग्जाम में अकाउंट बनाने की नीड भी नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे माइनस करके। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस की थोड़ी सी बात है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना कर लोगे। मेरे हिसाब से अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं है। फिर भी अगर कंफ्यूज होते तो भैया बना लेना, गलत मत करके आना। ठीक है जी। तो इसकी कहानी भी पूरी
पूरी हुई। इसके बाद में बात करता हूँ इंटेंजिबल एसेट, इसके लिए छठा नोट दे दिया। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है भाई साहब, गुडविल राइट ऑफ हो रही है, 60,000 थी 40,000 रह गई, तो गुडविल एमोर्टाइज जब कम होती है उसको एमोर्टाइज बोलते हैं। गुडविल एमोर्टाइज्ड कितने रुपए से? 20,000, ये प्लस हो जाएगी। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये भी ओवर होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भाई साहब आपकी 1.5 लाख से कितनी हो गई? 2 लाख, मतलब आपने करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज की। कोई नोट है क्या इसका? नहीं, नोट नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 रुपए। इसका मतलब माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि पैसा गया होगा तभी तो बढ़ी है। जी बिल्कुल। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनकी क्या कहानी है? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या चीज़ थी? अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों प्लस हो जाएंगे। तो भाई साहब ओपनिंग 1,20, 1,20, 12 दूनी 24, 2,40,000, 2,40,000। और दूसरा क्या है ये? 1,80,000 और 1 लाख, बोले तो 2,80,000। मतलब चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर जो होगा आपका, मेरे अनुमान में 40,000 आना चाहिए, तभी आपका आएगा निकल के। चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। चलिए कोई बात नहीं। अब जरा और क्या कहानी है, हमने ये दोनों भी डाल दिए। इन्वेंट्री, ये तो आपका करंट एसेट है। करंट एसेट में कुछ कह रखा है क्या? स्टॉक बोल रखा है, हमें वैसे भी पता था स्टॉक ही है। भाई साहब 90,000 से बढ़ के 2,14,000 हो गए, मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, सॉरी, यहां आएगा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। भाई साहब इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होएगा। जी बिल्कुल माइनस होएगा, पर मुद्दा ये है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। भाई साहब 90,000 से 2,14,000 हो रहा है, इसका मतलब माइनस करना जरा इसको, 1,10,000, 1,24,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक कर लेना, फिर भी 1,24,000 ही आ रहा है क्या? 1,24 ही आ रहा है, चेक कर लो, बाकी देख लेना, मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। चलिए ये आपका निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। और ये क्या चीज़ है? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके बाद यहां प्लस माइनस करके क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है जी। और ये फिर आपका नेट यहाँ आ जाएगा, इससे नेट फिगर यहाँ आएगी, वो भी माइनस में बाहर, और इससे नेट फिगर देखनी पड़ेगी कितने में आएगी, ठीक है। हाँ जी सर, तो मैंने बोला था आपसे, क्या बोला था चेक करने के लिए? लास्ट फिगर क्या डाली मैंने? इन्वेंट्री डाली है। ये 2,14,000 में से 90 आपके 1,24 आनी चाहिए। 2,14,000 माइनस 90,000, तो आपका ये 1,24,000 ही है। बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा हम इस फिगर को क्लोज करते हैं। मैंने कहा आपसे करंट ईयर प्रॉफिट में आपको ये चारों चीज़ें प्लस करनी है, उसके बाद बताएं कितनी फिगर है। तो आपके 5 लाख, 1,20, 6,20, 6,20, 7,20, 7,20, तो 9,10, 9,20, 9,20 में 9,18, 9,18 में 20, 9,38, 9,38,000। अब इसमें आपको 1,24 माइनस करना है, 1,24 माइनस करना है तो आपका बैठा ये 4, 1 और 8, 8,14,000। इसमें से आपको माइनस करना है 1,40, 1,40 माइनस करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना बैठा ये? 4, 7, 6,74,000। बहुत बढ़िया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 6,74,000। अब इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में इन दोनों माइनस की फिगर है, दोनों ही प्लस हो जानी है। तो प्लस होने के बाद कितनी आई फिगर? ये 6, 4, 11, 11 और 7, 8, 8,14,000 वही माइनस के। बहुत बढ़िया। अब इनको देखो
तो 2 दूनी 4, 4 लाख, 4 लाख 3 लाख रह गया, 3 लाख में से फिर 2 लाख, 2 लाख में से 20,000 गया, 1,80,000, 1,80,000 आपके पॉजिटिव में आ गए। अब इन दोनों को प्लस करो और इसको माइनस करो, आपकी नेट फिगर 40,000 आनी चाहिए। मेरे को इसलिए पता है कि इनका डिफरेंस 40 है और वही आएगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से ये कवर अप होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। माय डियर, इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ और आपको माय डियर कहूँ कि जितना मैंने इसमें मेहनत की है, बाकी क्वेश्चन में मैं इतनी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है। मैं अब की बार स्क्रीन के ऊपर ही क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, आप उसे चेक करना, लिख लेना। अगर आपको आपकी बुक में मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा उसे उतार लेना। उसके बाद मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा और फटाफट क्वेश्चन को कराऊंगा। छोटी छोटी डिस्कशंस नहीं करूंगा, क्योंकि आप क्लास में नहीं यूट्यूब पे देख रहे हो, और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पीछे कर करके देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से ये पहला क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लैश, और आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है। मतलब आपको ऐसी ही बैलेंस शीट मिलेगी, नोट्स टू अकाउंट्स मिलेंगे, और एडजस्टमेंट वैसे रब कर दिया मैंने, 2 एडजस्टमेंट थी, आपको 2 एडजस्टमेंट ऐसे ही मिलेंगी। चांसेस हैं कि फिक्स्ड एसेट जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस बार दे रखा था आपका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें कोई मशीनरी या फर्नीचर जो भी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ होगा वो सेल हुआ होगा, तो उसकी मदद से आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। साथ साथ में परचेज और सेल वैल्यू तो आपको दे रखी होगी, खैर परचेज वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ेगा। एक तो ये एडजस्टमेंट आने के सबसे ज्यादा चांस है, और इसके बाद जो एडजस्टमेंट आने के चांस हैं वो एक तो आपका डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड की जो बात है मैं उसका भी एक क्वेश्चन करा दूंगा। एक तो डिविडेंड की कहानी आपको देखने को मिल सकती है, और आपका टैक्स जो कि इस बार था, प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने अकाउंट भी बनाया जो कि था, इंपॉर्टेंट है। यही 3 एडजस्टमेंट बहुत कॉमन होती है, पर मैंने जो कहा है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट बोला है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इस वहम में ना रहें कि यही आएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपको हर चीज की तैयारी करके जाना है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भैया अगर पसंद आया, जैसे कि कहा कि आपके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारे बारे में। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की 2-3 वीडियोज मैं और लेकर आऊंगा क्वेश्चंस की, ताकि आपका कैश फ्लो ओवर हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद आपका मेरे पार्ट पे पूरा सिलेबस कवर्ड है, आप क्लासेस लो ना लो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने अपनी लाइबिलिटी पूरी की है। ठीक है। थोड़ा सा तबीयत बीच में खराब होगी, वरना मैं 1 शॉट वीडियोस जो थी रिवीजन के लिए मैंने कहा था आप लोगों से, मैं उसे कवर कराऊंगा। अभी भी मैं थोड़ा तैयारी में लग रहा हूँ उस चीज़ के कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो मैं इन वीडियोस को बनाने के बाद, कैश फ्लो की वीडियोस को बनाने के बाद 1 शॉट वीडियो ही करा डालूंगा सारी की सारी। ठीक है जी। पहले माइक नहीं था मेरे पास, तो माइक की वजह से थोड़ा वॉल्यूम में दिक्कत आ सकती है पार्टनरशिप में, लेकिन मैंने वहाँ भी सारा क्लियरली करा रखा है आपको। ठीक है। जैसे ही 1 शॉट कराऊंगा उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको मेहनत तो इसमें करूंगा ही, ताकि जो वीडियोस मेरी बिना माइक के बनी है वो सारी माइक पे आ जाएं। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।